सीबीएसई ना अपना 2025-26 का क्लास 10th के लिए सिलेबस रिलीज कर दिया है, तो हम ये सिलेबस देखेंगे। तो आपको इस सिलेबस को कैसे अप्रोच करना है मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो आप सीबीएसई अपने ब्राउज़र पर टाइप कर देना और इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये किस टाइप का पेज खुलेगा। तो देखो इसमें ये जो है आपको एकेडमिक वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको नए पेज पर ये ले जाएगा और आपको करिकुलम पर आना है। करिकुलम पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर 2025-26 है, इस पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और आपको सेकेंडरी ये इसमें मेन सब्जेक्ट पर आ जाना है। ठीक है, ग्रुप A1 जो है इस पर क्लिक कर देना आपको और इस पर क्लिक करोगे तो माई अगर आपको मैथ का सिलेबस देखना है 10th क्लास का तो मैथ पर, और साइंस का सिलेबस देखना है तो साइंस पर क्लिक कर दो, और सोशल साइंस का देखना है तो यहाँ पर कर दो। और जो भी है आपको जैसा भी देखना है वो सिलेबस अपना यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी खोल कर रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको मैथ का सिलेबस दिखा देता हूँ। ये मैथ का है 2025-26 के लिए। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम 6 नंबर का आएगा और ये वेटेज है कितने मार्क्स का क्या पूछा जाएगा, और एलजेब्रा 20 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एलजेब्रा का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा वेटेज है। यहाँ पर एलजेब्रा यहाँ पर कितने मार्क्स की है, 20 मार्क्स की है। और फिर कोऑर्डिनेट 6 नंबर की आएगी, ज्योमेट्री 15 नंबर की, और ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर की, मेंसुरेशन 10 नंबर की, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आएगी 11 मार्क्स की। तो टोटल आपका ये आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा। और 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के लगते हैं, तो वो तो टीचर के हाथ में होते हैं आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन लगभग लगभग 18 19 20 15 16 17 सभी को मिल जाते हैं। अब ये सिलेबस जो है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ है सिलेबस। तो इन्होंने बोला है कि आपके लिए प्रूव करने के लिए रूट 2 रूट 3 और रूट 5 को कैसे इरेशनल प्रूव किया जाता है ये आएगा। और देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ये तो पिछले साल देखो इस सिलेबस को देख कर पढ़कर आपको पता नहीं लगेगा किस टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये तो केवल टीचर भी नहीं, मतलब टीचर भी पढ़कर नहीं बता सकते, क्वेश्चन देखा जाएगा उसी के हिसाब से तो देखा जाता है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये थ्योरम है जो नंबर सिस्टम है हमारा, तो नंबर सिस्टम 6 नंबर का आएगा। नंबर सिस्टम के अंदर देखो नंबर सिस्टम को एक यूनिट में रखा गया है, उसके अंदर क्या है रियल नंबर आता है। ठीक है, और ये 6 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद में दूसरी यूनिट जो है वो एलजेब्रा की है। एलजेब्रा जैसे मैंने कहा 20 नंबर की है, यहाँ पर आप देख रहे हो एलजेब्रा 20 नंबर की है। तो एलजेब्रा का वेटेज काफ़ी है। एलजेब्रा के अंदर टॉपिक हैं जैसे पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स भी जो है एलजेब्रा के अंदर आती है। तो अब ये नहीं कह सकते कि एलजेब्रा में से ज़्यादा आएगा या फिर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इसमें से ज़्यादा आएगा। किसी में से कितना भी आ सकता है। तो दूसरा जो टॉपिक है हमारा अलजेब्रा के अंदर वो लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर के अंदर जब इसको सॉल्व किया जाता है तो एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बस यही मेथड है जिसके अंदर जो है दो मेथड, बाकी एलिमिनेशन मतलब इसके अंदर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पर ये इस तीसरा जो टॉपिक है इसके अंदर आता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आता है, तो वो चैप्टर के नाम से दे रखा है वहाँ पर। अब ये इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है वो यहाँ पर दे दिया कि भाई किस टाइप के जो रूल है, ओनली रियल रूट्स पूछे जाएंगे। पहले मतलब अब तो नहीं, पहले बहुत पुरानी बात है, उसमें जो इमेजिनरी रूट्स भी पूछे जाते हैं, लेकिन इमेजिनरी जो रूट्स है वो 11th क्लास में पूछे जाते हैं। 11th क्लास में आप साइंस लोगे मैथ लोगे तब वहाँ पर जो है ये पढ़ोगे। फिर उसके बाद में आता एपी अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक भी जो है वो अलजेब्रा का ही हिस्सा है। तो अर्थमेटिक आता है, तो अर्थमेटिक कितने नंबर, अर्थमेटिक के बारे में भी बोल सकते हैं कितने नंबर का आएगा। ऑफ कोर्स ये जो है अलजेब्रा का हिस्सा है तो वो 20 नंबर का आएगा इसमें से। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारी जो तीसरी यूनिट है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और इसके अंदर मतलब सिंपल सा ही होता है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आता है। फिर नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के अंदर एक आता है हमारे पास ट्राइंगल्स। तो मैं कहूँगा कि ट्राइंगल्स के अंदर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इस चैप्टर के अंदर अगर कोई इस बुक के अंदर अगर कोई चैप्टर मुश्किल है दैट इज द ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स जो होती है वो काफ़ी मुश्किल होता है थोड़ा सा प्रूव करना। अगर थ्योरम आ जाए तो फिर पूछो मत ना यहाँ पर कि और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को प्रूव करना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सर्कल्स। सर्कल्स के अंदर इन्होंने दे रखा है कि क्या क्या पूछेंगे। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर प्रूफ के अंदर लेंथ ऑफ अ टेंजेंस ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ये मतलब पूछा जाएगा। देखिए ये यहाँ पर डिफाइन सिलेबस नहीं होता है। कभी आप सोचो ये तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाया जाए, क्वेश्चन सॉल्व किए जाए, तभी पता लगेगा कि जो लेवल है वो कहाँ तक ले जा रहा है। एनसीईआरटी तो आपको पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने कहा है मैंने अपनी जो सीरीज चलाई हुई है मैं उसके अंदर पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ आपको, सैम्पल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। मेरे जो पेपर होते हैं जैसे
डीपीएस के हो गए, लवली पब्लिक स्कूल हो गया या मॉडर्न पब्लिक स्कूल हो गया, एल्गोन इंटरनेशनल हो गया, और जो दूसरे सलमान पब्लिक स्कूल है उनके बच्चे जो आते हैं उनके मॉडर्न पब्लिक स्कूल के सारे मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा। और भी बहुत सारे स्कूल के पेपर है, 15-16 स्कूल के बच्चे आते हैं मेरे पास, तो उनके सभी के पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। सैम्पल पेपर हो या फिर उनके स्कूल के पेपर हो, वो सभी सॉल्व कराऊंगा। और मतलब आपको पता होना चाहिए कुछ जो सरकारी स्कूल के पेपर भी हम सॉल्व करेंगे, केंद्रीय विद्यालय के वो भी बहुत अच्छे सैंपल पेपर तैयार करते हैं। सीबीएसई का तो हम करेंगे ही करेंगे, पिछले साल के मैं कोशिश करूंगा 8-10 साल का आपको कराया जाए। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस दिया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस में ये दे रखा है कि ना यहाँ पर क्या क्या दिया जाएगा, कि इसके अंदर 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा का कोई भी यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो और दूसरा दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ये पूछेंगे प्रूफ एंड द एप्लीकेशन ऑफ द साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी ये दो ये पेरेंट आइडेंटिटी है और इसकी दो डॉटर आइडेंटिटी होती है, डिवाइड करके निकल कर आती हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो भी एंगल आएंगे जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर और 10 जैसे जो भी होगा 30, 45 और 60 पर बेस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसी पर बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये आता है मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं, एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल्स ये टॉपिक आ जाता है इसके अंदर। और यहाँ पर बोला गया है कि भाई किस टाइप की प्रॉब्लम होगी, ये जब पढ़ोगे आपको जब पता लगेगा, मैं यहाँ पर ऐसे ही बताने लगूँ और उससे कोई फायदा नहीं है। और सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम दूसरा जो यूनिट है इसके अंदर, और जो दूसरी चैप्टर है वो ये आता है। मेंसुरेशन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। फिर नेक्स्ट यूनिट आती है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो उसके अंदर मीन्स मीडियन मोड ये सारी चीजें पूछी जाती है। और यहाँ पर बोला गया है जो ग्रुप डेटा, ठीक है, ग्रुप डेटा और प्रोबेबिलिटी आसान होती है, मुश्किल नहीं होती है, लेकिन वही है कि आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि आजकल क्या है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो एप्लीकेशन बेस का मतलब ये होता है कि आपका कितना दिमाग चलता है, आप कितना लॉजिक लगा सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहचान पा रहे हो नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं कि रटा रटाया क्वेश्चन आ रहे हैं, रटा रटाया क्वेश्चन नहीं आ रहे। केस बेस्ड स्टडी जब आती है तो उसके अंदर आपको बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है। और ये आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, 20 नंबर का होगा। टीचर आपको 18 से किसी को 20 दे देगी, 18 दे देगी, 17 भी देती है, जो बेकार बच्चे होते हैं उनको 17-16 भी देती है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जो स्कूल के अंदर अपनी जो रेपुटेशन है उसको अच्छा बना कर रखें। और थोड़ा सा मार्क्स आपके यहाँ पर बढ़ जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। कुछ टीचर कम भी कर देती है, ऐसा नहीं होता है कि 17-18 ही दे दे, कम भी दे देती हैं। उसका एक रीज़न होता है क्योंकि बच्चों का उसके अंदर डिसिप्लिन ना होना। और नीचे यहाँ पर बेसिक का दे रखा है, तो बेसिक का और उसका दोनों का सिलेबस सेम ही है। अब यहाँ पर हम साइंस के बारे में बात कर लेते हैं, साइंस के बारे में किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो साइंस में यहाँ पर ये दे रखा है कि जो साइंस का होगा, एक सेकेंड, ठीक है, ये साइंस का करिकुलम है यहाँ पर। जो एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 का है, तो 80 मार्क्स का होगा आपका। ऑफ कोर्स 20 मार्क्स का आपका जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो उसके मार्क्स लगते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचुरल बिहेवियर ये 25 नंबर का आएगा। वर्ल्ड ऑफ द लिविंग ये 25 मार्क्स का आएगा। नेचुरल फिनोमेना 12 मार्क्स का आएगा। और इफेक्ट्स ऑफ द करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स का, टोटल आपका 80 मार्क्स। और 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट लगता है। तो टोटल मिलाकर जो हो जाता है वो 100 नंबर का हो जाता है। और मैं आपको जैसे बार बार बोलता हूँ, अपनी क्लास के अंदर रेपुटेशन बना कर रखें, क्योंकि रेपुटेशन आपकी ठीक नहीं है तो आपके जो है मार्क्स यहाँ पर कम हो सकते हैं इंटरनल असेसमेंट के अंदर। अब क्योंकि मैडम के हाथ में होते हैं, मैडम या सर जो भी पढ़ाते हैं उनके हाथ में होता है, तो अपनी जो रेपुटेशन है आपको वहाँ पर अच्छी बना कर रखनी है। अब देखो यहाँ पर जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं, केमिकल सब्सटेंसेज एंड नेचुरल बिहेवियर, इनके अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं। एक तो ये आता है चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर दे रखा है कि भाई आप तो कहाँ आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही पढ़ने हैं, आपको फालतू नहीं जाना। जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके अंदर एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी के ही आप एग्जाम्पल फॉलो करें। कभी आप लखमीर सिंह ले लो और फिर लखमीर सिंह के एग्जाम्पल पे भी धड़ल्ले से करते चले जा रहे हो, तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को ही फॉलो करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली, क्योंकि वो जो इक्वेशन होती हैं वो अपने आप में काफ़ी मुश्किल होती हैं, और तो उनको याद करना और मुश्किल हो जाता है। तो एसिड एंड बेस आता है इसके अंदर दूसरा। तो एसिड एंड बेस के अंदर ये दे रखा है कि भाई आपको कहाँ पढ़ना है। इसके अंदर हमारे पास वॉशिंग सोडा है और ये बेकिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी सारी चीज़ें दे रखे हैं। इनका यूजेस दे रखा है, कैसे यूज होता है, कैसे इनको तैयार किया जाता है, ये सारी आपको तैयार करनी है। मेटल नॉन मेटल के अंदर दे रखा है। देखो चैप्टर के बारे में नहीं बोल सकते कि कितने चैप्टर कितने मार्क्स से कोई चैप्टर आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, बस दे रखा है ये। हो सकता है मेटल नॉन मेटल में से ज़्यादा दे दे। तो बेस यहाँ पर दे रखा है कोरोजन तक यहाँ आपको पढ़ना है, प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन, ठीक है। और फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर यहाँ पर देखो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है आपको, फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड।
और ये बहुत सारा हैलोजन दे रखे हैं यहाँ पर, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड ग्रुप। जब यहाँ पढ़ोगे, मैं अपने इस लेक्चर मतलब इतने प्लेटफॉर्म पर सारे लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। बस टाइम थोड़ा नहीं होता था, इसके बाद मैं नहीं कर पाता था। दूसरा आता है हमारे पास, ये बायोलॉजी वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। तो लाइफ प्रोसेस पहला वाला आता है इसके अंदर, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर यहाँ पर दे रखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कहाँ तक पढ़ना है आपको? एक्सक्रीशन इन द प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, ये पढ़ना। ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल्स, ये चैप्टर आएगा। और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ सिलेबस दे रखा है हेरिडेटरी। मैं आपको सिलेबस जब भी पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें बार बार दिखाता रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको ये पता रहे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम पर। क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे मिरर फॉर्मूला है, अब ये आपने तो नहीं पढ़ा, अभी 10th क्लास आपने करी नहीं है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फोकल लेंथ निकाली जाती है, प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कैसे निकाला, ये सारी चीजें अभी नहीं बता सकता मैं आपको। ये जब आप पढ़ोगे, जब आपको पता लगेगा। तो ये फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है एक्चुअली, यहाँ से जो नेचुरल फिनोमेना है, फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। और उसके अंदर दूसरा है ये, हाँ, ये करंट का चैप्टर है एक हमारे यहाँ पर। तो उससे क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेट वाला चैप्टर है, तो मैग्नेट वाले चैप्टर के अंदर दे रखा है कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल ही आता है हमेशा, एक नंबर क्वेश्चन। डोमेस्टिक सर्किट और नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर इसमें एनवायरनमेंट पढ़ते हैं यहाँ पर, हमारा एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर इकोसिस्टम पढ़ना होता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड दियर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और आपको जो है एनसीईआरटी, तो देखो मैं केमिस्ट्री के अंदर आपको बोलूंगा कि आपको केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए, पढ़नी चाहिए आपको। देखो कुछ बच्चों का फेलियर 10th क्लास से निकल जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 85% मिल जाते हैं उनके, 90% आ जाते हैं, लेकिन उनका फेलियर देखने के लिए मिलता है 9th क्लास में। 9th क्लास में उनका एक इसलिए फेलियर देखने के लिए मिलता है, सॉरी 11th क्लास में या 11th क्लास में, या कॉम्पिटेटिव लेवल में, क्योंकि बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं होती है। और बच्चों को जब पढ़ने की आदत नहीं है ना, तो उनका दिमाग काम नहीं करता। जैसे क्वेश्चन कोई आया उनके पास में, अजीब सा क्वेश्चन आ गया कोई नया सा, तो उनको घबराहट होने लगती है कि यार ये कैसे करें। दिमाग मैसेज देने लगता है कि, क्योंकि उनकी आदत ही नहीं है, उनको पूरी तरह से वो जो यूट्यूबर वाला है या सिस्टम चल रहा है, या प्राइवेट कोचिंग वाला सिस्टम चल रहा है, उन्होंने पूरे को, उनके दिमाग को ऐसा कर दिया है कि उनका दिमाग आलस से बढ़ जाए, बस जो भी करें हम करें। मतलब टीचर चाहता है कि जो भी करें बच्चा पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए। तो मतलब यही ये प्रॉब्लम समझ नहीं, हमारे जो सोसाइटी के अंदर जो है ये प्रॉब्लम, ना तो पेरेंट्स समझ रहे हैं और ना ही बच्चे समझ पा रहे हैं। बच्चों को तो कुछ कह नहीं सकते। और स्पेशली सारी पॉलिसी ऐसी डिजाइन करके रखी हुई है कि वो प्राइवेट कोचिंग वाला के हक में ही जाती है, चाहे प्राइवेट कोचिंग वाला हो, प्राइवेट सेंटर वाला हो, या प्राइवेट स्कूल वाला हो, वो सारी उन्हीं के हक में जा रही है। तो मेक श्योर कि आप जो है अपने आप को एनालाइज करें, खुद पढ़ें। क्योंकि अगर आप यहाँ से तो कर लोगे, 10th हो जाएगा आपका अच्छे मार्क्स से, 85 से, लेकिन प्रॉब्लम आ गई आगे आपको, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि बनी बनाई खिचड़ी आपको मिल जाएगी, आपको अपना लॉजिक, अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा होता है कि आप खुद ही अपने दिमाग को जो है अप्लाई करें। और उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर ये सिलेबस देख लेते हैं, सोशल साइंस का सिलेबस देख लेते हैं लगते हाथों। तो सोशल साइंस के अंदर भी मैं बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी, काफ़ी अच्छा। क्योंकि ऊपर वो सही क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन होता है कि वो पिछले साल के क्वेश्चनों की जरूर प्रैक्टिस करें। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले साल की जो क्वेश्चन होगी प्रैक्टिस आप जरूर करें। तो ये 9th का दिया हुआ है यहाँ पर, और ये 10th का स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर ये 10th का हिस्ट्री एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो ये दे रखा है यहाँ पर। और शायद मार्क्स वगैरह का नहीं दिया हुआ है, मैं एक सेकंड उसको देख लेने दो कि 9th क्लास का दे रखा है यहाँ पर। 10th क्लास का शायद नीचे दिया हुआ होगा। हाँ, ये यहाँ से नहीं, 9th क्लास का स्टार्ट है अभी ये, तो 9th क्लास का ही है ये, इकोनॉमी। और ये भी 9th क्लास का ही है, ये भी 9th क्लास का ही है। हाँ, ये 10th क्लास का स्टार्ट हो जाता है। तो 10th क्लास का स्टार्ट हो गया यहाँ पर, राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन द यूरोप। तो ये सिलेबस दे रखा है यहाँ पर। और ये मार्क्स दे रखा है, कितने मार्क्स का हिस्ट्री, 20 मार्क्स की आएगी। और यहाँ पर 20 मार्क्स का ज्योग्राफी आएगा। और फिर यहाँ पर देखो, ज्योग्राफी के अंदर देखो, आप जरा ध्यान से देखो, 17+3 मतलब 3 नंबर का मैप आएगा आपका, आप समझ रहे हो। और यहाँ पर जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर 2 नंबर का आएगा, मैप 5 नंबर का होता है। अब बच्चे रोते रहते हैं हिस्ट्री के अंदर, कैसे याद करें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। अरे देख लो, 18 मार्क्स के तो आ रहा है यार, पिछले साल के 2-3 क्वेश्चन, पिछले साल का क्वेश्चन रिवाइज कर लो, आपको पता लग जाएगा किस लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो 18 नंबर का तो रिटर्न में ही आता है, 2 नंबर का तो मैं भी हो गया यहाँ पर। और 3 नंबर का ये हो गया ज्योग्राफी के अंदर, 17 नंबर की ज्योग्राफी आ रही है। फिर उसके बाद में क्या बचा, उसके बाद में यहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस बची। तो पॉलिटिकल साइंस 20 नंबर की आ रही है, तो इसमें तो कोई मैप नहीं होता है, तो 20 नंबर की आती है।
और पॉलिटिकल साइंस ईज़ी है, पता नहीं क्यों बच्चे तैयार नहीं करते, पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा ध्यान दो। और ये देखो इकोनॉमिक ईज़ी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो क्वेश्चन जो है आंसर बड़े आसानी के साथ फ्रेम कर सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं कभी-कभी तो यहाँ पर डिटेल में सिलेबस दे रखा है कि भाई आपको कहाँ तक पढ़ना है। तो ये सिलेबस दे रखा है कि आपको कौन-सी चीज़ें स्किप करनी है, कौन-सी चीज़ों को पढ़ना है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप पढ़ें तो इन सिलेबस का प्रिंट आउट प्लीज़ ज़रूर निकलवा लें। ठीक है? आप बहुत कुछ खर्च करते हो, चाहे आप यूट्यूब हो, दुनिया भर की चीज़ों पर खर्च करते हो। आप सिलेबस जो भी 8-10 रुपए का निकलेगा प्रिंट आउट, इसका निकाल कर और इसको अपने पास में रखें। ये बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही आप जो है पढ़ाई करें। क्या है उस चीज़ों को कि भाई इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि देखो पढ़ने के लिए तो पढ़ लो, उससे कोई डाउट नहीं है। अगर आपको बहुत ही अच्छा पढ़ना है तो मैं तो चाहता हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ना चाहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। लेकिन वही है कि फिर अगर आप पढ़ने वाले हो तभी, अगर नहीं हो तो फिर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ों को फॉलो करें। यहाँ पर देखो सिलेबस इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि मैप वगैरह में क्या-क्या पूछा जाता है। यहाँ पर इंटरनेशनल कांग्रेस के 2-3 सेशन होते हैं, उसी में से पूछ लिया जाता है। खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, ये इनमें से जलियांवाला बाग, ये पूछ ही लिया जाता है ये। तो ऐसा नहीं, मतलब इनमें से मतलब कुछ अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन, तो 1-2 अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन ही करके चले जाते हो, मैथ के बारे में बता रहा हूँ, वो मतलब मिल ही जाएँगे आपको। ठीक है? तो ये सिलेबस था। और मैं 9th क्लास का तो खैर अभी इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगा, 10th क्लास का ही मैंने इंक्लूड किया है। तो ये सिलेबस मैं नीचे जो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप टेलीग्राम चैनल या फिर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो आई होप कि मुझे लगता है कि आप जो है ये आपको सारी चीज़ें सिलेबस के बारे में पता लग गया होगा। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लस ये जो आप वन शॉट के चक्कर में बैठे रहते हो, देखो बच्चों का फेलियर, एक फेलियर ये भी है, पूरी तरह से यूट्यूब पर निर्भर हो चुके हैं, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वन शॉट वाला सिस्टम खराब है। अभी डमी स्कूल पर मैं बार बार बहुत टाइम से बोल रहा हूँ डमी स्कूल के बारे में, लेकिन मेरी कौन सुनेगा, मैं कौन सा बड़ा हूँ या किसी मिनिस्ट्री में काम करता हूँ जो मेरी सुनेगा। अब कहीं आकर सीबीएसई की आंखें खुली कि डमी स्कूल से देश बर्बाद हो रहा है। ठीक है? तो फिर अब वो एक्शन ले रहे हैं डमी स्कूलों पर। अभी क्योंकि आप 10th क्लास निकलोगे, 11th में जाओगे, तो आपको बहुत सारे बच्चे साइंस लेते हैं। तो साइंस में होता है क्या है कि आप जब साइंस लोगे बर्डन बड़ा होता है, आपको आईआईटी के एग्जाम निकाल लेते हैं, नीट का निकालना होता है। तो आप स्कूल ना जाकर फिर डमी स्कूल में जाना शुरू कर देते हो, मतलब स्कूल नहीं जाना होता है आपको, घर से या आपको किसी प्राइवेट कोचिंग को ज्वाइन करना होता है, वहाँ पर तगड़ा पैसा देना होता है, उस प्राइवेट कोचिंग का किसी स्कूल से कॉन्टैक्ट होता है या उन्हीं के स्कूल होते हैं। और फिर वो क्या काम करेंगे, आपको बस जब जरूरत होगी, कभी 1-2 मंथ में 1-2 बार प्रैक्टिकल जो भी कुछ होना है, बस जब ही जाना है, उसके बाद में कभी नहीं जाना है। तो ऐसे स्कूलों को डमी स्कूल, आप जाओगे, आप भी अटेंडेंस। लेकिन सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया, इस बार साफ साफ बोलेगा कि जो बच्चे 12th क्लास में जिनकी 70-75% नहीं होगी और डमी स्कूल में पाए गए, ऐसे स्कूल के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, और बच्चों के खिलाफ तो एक्शन लिया ही जाएगा। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे किसी भी बहकावे के कोचिंग प्राइवेट वाले के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उनको अपने पैसे बनाने होते हैं। तो आप फंस जाओगे तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अपने रेगुलर स्कूल जाओ और फिर जो भी है अपना टाइम को मैनेजमेंट करना सीखो। ये सबसे अच्छी बात है, अपने टाइम को मैनेजमेंट करना सीखो। आपके घर में आपके मम्मी पापा सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल करा कर देते हैं, तो आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो।